Hey everyone, I hope you all are doing fine. हम आ चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 44 पे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन्हें चेकआउट जरूर करना, जिससे आगे की स्टोरी आप और भी अच्छे से समझ पाओ। वैसे हमने पूरी बैटल थ्रू द हेवंस की एक्सप्लेनेशन भी कर रखी है। अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी BTH की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप, क्योंकि पहला ग्रेड्स को डिफाइन करने वाला टेस्ट खत्म हो गया था। जियान और बाकियों को अपने अपने रूम से लौटा दिया जाता है, क्योंकि जियान का उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से एक स्पेशल स्टेटस था। उसे काफी लग्जूरियस रूम रहने के लिए मिला था, लेकिन जियान उसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता। वो निकल जाता है मार्केट साइड में, क्योंकि वो मोचन से कई जानकारियों को हासिल कर चुका था। फिर आगे जियान की मुलाकात होती है एक बंदे से, जिसमें से गोल्डन ड्रैकिंग एक अजीब से ऑरे को सेंस करते हैं। इसका नाम म्यूफेंग था। चलो उसके बारे में हम जानने वाले इस एपिसोड में। फिर जियान एक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। ये बिल्डिंग एक प्राइम लोकेशन पे थी और यहाँ पे हर तरीके की मेडिसिन पिल्स और हर्ब्स मिल जाया करती थी। लेकिन बात ऐसी होती है कि इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहले फ्लोर पे तो नॉर्मल लोग घूम सकते थे, लेकिन दूसरे और तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए एल्केमी और स्ट्रेंथ का काफी हाई लेवल चाहिए होता है। अच्छी बात है कि जियान एक एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट था। सेकंड फ्लोर पे एक चीज उसके ध्यान को आकर्षित करती है। ये एक बैंगनी रंग की मिट्टी थी। जब जियान इसके बदले में एक्सचेंज के बारे में पूछता है तो सामने बैठा ओल्ड मैन जियान से काफी ज्यादा खतरनाक चीज की डिमांड करता है। वेल एक्चुअली उसने एक मेडिसिन पिल के बारे में पूछा था, लेकिन वो मेडिसिन पिल काफी ज्यादा हाई टियर की होती है। ऑफ कोर्स इस पे जियान एग्री नहीं करता, लेकिन उसके पास थी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन पिल, जो कि सामने बैठे ओल्ड मैन की शरीर की इंजरीज को सही कर सकती थी। दोनों के बीच में काफी डील हो जाती है। वो ओल्ड मैन उस मिट्टी के साथ साथ जियान को एक हर्ब देने के लिए बोलता है, लेकिन वो हर्ब तीसरे फ्लोर पे थी। ये ओल्ड मैन काफी मिस्टीरियस था। जियान भी इसे फॉलो करते करते तीसरे फ्लोर पे पहुंचता है। हालांकि शुरुआत में तो गेट कीपर ने जियान को रोक लिया था, लेकिन जैसे वो अपने एल्केमी बैज को दिखाता है उसे थर्ड फ्लोर में एंटर होने में कोई परेशानी नहीं होती। वो जड़ी बूटी जो कि वो ओल्ड मैन जियान को देने वाला था, उसका नाम था 3 फ्लेम फ्लावर्स और एक बहुत ज्यादा कीमती मेडिसिनल हर्ब होती है। जब ओल्ड वांग के हाथों से जियान उस मेडिसिनल हर्ब को लेके अपनी स्टोरेज में रखता है, पीछे खड़ा एक बंदा जिसने एक्सपेंसिव कपड़े पहन रखे थे, वो जियान से इस चीज की डिमांड करता है। लेकिन जब जियान ऐसा करने से मना करता है, लगता है वो बंदा जबरदस्ती करना चाहता था। तभी वांग लाओ अपने 5 स्टार दोदी के ऑरे को रिलीज करते हैं। वांग लाओ के टेम्पर को हाई होते हुए देख थर्ड फ्लोर पे हड़कंप मच गया था। हम एक स्टूअर्ड को आगे आके वांग लाओ को सांत्वना देते हुए देखते हैं। वो वांग लाओ जियान से बोलता है, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस मामले की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अब खैर एक्सप्लेनेशन कैसी होने वाली है, चलो हम उसके बारे में जानते हैं। इस एपिसोड में हमें और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। फाइनली वो स्टूअर्ड, जो कि खुद एक बूढ़ा सा देखने वाला बुड्ढा था, वो उस महंगे कपड़ों वाले बंदे की तरफ मुड़ता है। वो कहता है ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम जैसे चाहो वैसे बर्ताव कर सकते हो। रिगार्डलेस इस बंदे की आइडेंटिटी या कुछ भी हो, उसे अच्छे से पता होता है कि वांग लाओ जो कि एक 5 स्टार 2 एम्परर है, उनसे फालतू पंगा नहीं लिया जा सकता है। और अभी जियान को तो स्टोरी में लिया भी नहीं गया है, जो कि एक 2 स्टार एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट है। स्टूअर्ड के पास इस बंदे की पहचान को इग्नोर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उसे इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना होगा। लेकिन लगता है जो अटेंडेंट्स इस बंदे को फॉलो कर रहे थे, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। एक अटेंडेंट, जिसे हम चमचा कहेंगे, वो जियान को धमकी देते हुए बोलता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि हमारे यंग मास्टर तुमसे क्या मांग रहे हैं? जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। ये सुन के जियान एक सरकाज़म से भरी आवाज में कहता है, वाह, अब मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारी मर्सिडीज की दुकान अपने मेहमानों को कैसे स्वागत करती है। सच में काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। जियान के शब्दों को सुन के स्टूअर्ड के माथे पे हम कई पसीने की बूंदों को बनते हुए देखते हैं। वो कहता है, सर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं इस मामले को अच्छे से हैंडल करूंगा। आप भी उसे सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। उसे अच्छे से पता था कि ये कमजोर सा दिखने वाला नौजवान एक्चुअली में इतनी कम उम्र में एक 2 स्टार लेवल का एल्केमिस्ट है, और ऐसा इंडिविजुअल एक टेरिफाइंग पावर से ही आ सकता है। इस वजह से वो स्टूअर्ड जियान को बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को संभालना उसके बस की बात नहीं होती। वांग लाओ की आईसी कोड लाके एक बार सामने की पार्टी को देखते हैं। वो कहते हैं, वेल बता तुम इस मैटर को कैसे हैंडल करना चाहोगे? वांग लाओ को सपोर्ट करते हुए स्टूअर्ड भी कहता है, हमारी पिल शॉप में इस तरीके से परेशानी खड़ी करके तुमने मिस्टेक करी है। ये जगह दूसरों से पंगा लेने के लिए नहीं है। स्टूअर्ड जानता था कि इस बंदे ने सबसे खराब टारगेट्स को पिक किया है। एक हाई लेवल का एक्सपर्ट है तो दूसरा हाई लेवल का एम्पर एल्केमिस्ट। अभी उस एक्सपेंसिव कपड़े वाले बंदे की आंखें भी लगातार फ्लिकर हो रही थी। वो फाइनली पीछे मुड़ के अपने अटेंडेंट को डांटते हुए बोलता है, तुम्हें अपने मुंह को बंद कर लेना चाहिए। फाइनली उसका ध्यान गया था जियान की तरफ। वो दोनों हाथ कप करके रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, मेरा नाम शिंगला है, मैं अपने कुछ समय पहले के शब्दों की माफी मांगना चाहूंगा। एल्केमिस्ट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते कहते वो अपनी स्टोरिंग से एक कार्ड को आगे निकाल के जियान को ऑफर करता है।
है ये एक 4 स्टार 2D कार्ड था और इस पे जो नंबर्स लिखे हुए थे वो इस कार्ड के अंदर का बैलेंस बता रहे थे, जो कि होता है 1 मिलियन। भले जियान और वांग लाओ के लिए 1 मिलियन कोई खास सिग्निफिकेंट अमाउंट ना हो, लेकिन तब भी जिस तरीके से शिंगला 1 मिलियन वाले कार्ड को बाहर निकाल पा रहा है, ये उसके विजय की पावर के बारे में बताता है। इससे पहले जियान रिस्पॉन्ड भी कर पाता, वांग लाओ बीच में आते हुए बोलते हैं, हाँ क्या सिर्फ 1 मिलियन कुछ ज्यादा ही छोटा अमाउंट नहीं है। शिंगले की कुछ समय पहले की रूडनेस की वजह से लगता है ओल्डमैन काफी गुस्सा हो गया है। अब वो इस लड़के को सबक सिखाना चाहता है। वांग लाओ एक सरकाज़म से भरी आवाज में कहते हैं, और जैसा कि तुम जानते ही होगे एक एल्केमिस्ट के पास पैसों की तो खासकर बिल्कुल कमी नहीं होती। जियान भी वांग लाओ के रथ में सवार हो जाता है। वो भी नॉड करके बोलता है, स्टुअर्ट इस मामले को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस पर स्टुअर्ट ने तुरंत ही नॉड किया था। वो कहता है, माय लॉर्ड जैसी आपकी इच्छा। वो तुरंत ही आगे बढ़ के शिंगला और उसके अटेंडेंट्स को बंदी बनाने की कोशिश करता है। ये देख के शिंगला एक डेस्परेट आवाज में कहता है, रुको रुको। उसके एक इशारे पे उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ था। वो इसे जियान की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, ऑनर्ड एल्केमिस्ट, मैं अपनी सिंसियरिटी के रूप में आपको इसे ऑफर करना चाहूंगा। ये एक्सट्रीमली रेयर मेडिसिनल आइटम है। इसे कहा जाता है सोल वार्मिंग स्टोन। इसे लगातार पहनने से ये धीरे धीरे पहनने वाले की सोल पावर को बढ़ाता है। मुझे लगता है तुम्हारे ऐसे फार्मासिस्ट के लिए ये चीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस सोल वार्मिंग जेड को देख के जियान की भौएं भी उड़ गई थी। वो कहते हैं, ओ ये काफी जेनरस ऑफर लगता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो इस मामले को यहीं पे खत्म करते हैं। जियान ने बिना किसी परेशानी के उस 1 मिलियन कार्ड के साथ साथ इस सोल वार्मिंग जेड को भी एक्सेप्ट कर लिया था। ये देख के उस शिंगले की आईब्राउ स्ट्रेच होती है। वो इसे काफी ज्यादा डिस्ट्रेस था। आखिरकार इस सोल वार्मिंग जेड को हासिल करने के लिए उसने 10 मिलियन कॉइन्स स्पेंड करे थे और अब उसे सोल वार्मिंग जेड के साथ साथ 1 मिलियन कॉइन्स और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। शिंगले दांती मीस के बोलता है, एल्केमिस्ट मास्टर आपका धन्यवाद, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर एक पैने इशारे के साथ वो अपनी अटेंडेंस को लेके जाने लगता है। जियान वांग लाओ से बोलता है, ही ओल्ड वांग, आपने उसे सच में लोहे के चन्ने चबा दिए। ये सुन के वांग लाओ भी हंसने लगे थे। वो कहते हैं, ऐसा ही डिजर्व करता था। इन जैसे लोगों को अपनी जगह दिखाना जरूरी होता है। वांग लाओ कहते हैं, क्यों ना हम अपनी जगह पे वापस लौटे। मैं जल्द से जल्द अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहूंगा। वांग लाओ ने जियान से पहले ही वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बिल को रिसीव कर लिया था। इस वजह से वो काफी जल्दी इस मामले को खत्म करना चाहते थे। इस पर जियान तुरंत ही एग्री कर लेता है। उसे इस ट्रांजेक्शन के बारे में कोई चिंता नहीं होती। जैसी जगह पे ये पिल शॉप बनाई गई है और इसका जैसा कस्टमर बेस है, ये इसके बेचक की पावर के बारे में बताता है। इस बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग चीजों को बेचा कर देते हैं उनका हर एक आइटम रजिस्टर्ड होता है। इस वजह से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती। डील को फाइनलाइज करते करते वांग लाओ कहते हैं, अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी तरह की जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है तुम इस पिल शॉप में मुझे ढूंढ सकते हो। जियान वांग लाओ की तरफ हाथ कप करके बोलता है, ठीक है ओल्ड मिस्टर, मैं जानना चाहूंगा। वांग लाओ एक स्माइल के साथ रिप्लाई करते हैं, यंग फ्रेंड अपना ध्यान रखना और तुम्हें कुछ समय तक अपने आप को भी बचा के रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि बाहर वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जाते जाते शिंगले की आंखों में जो ईविल लाइट फ्लैश हुई थी, वांग लाओ की अनुभवी आंखों ने उसे तुरंत ही पहचान लिया था। जियान कहता है, ओल्ड मिस्टर, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। उसने चिंगले की हॉस्टिलिटी के बारे में पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन जियान को उसकी कोई चिंता नहीं होती है। अब एक 4 स्टार 2D एक्सपर्ट उसके सामने कुछ खास नहीं है। ऐसे एक्सपर्ट से वो आसानी से डील कर सकता है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं शिंगला को पिल शॉप से बाहर आने के बाद उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो अपने अटेंडेंट से कहता है, उस येंशा नाम की एल्केमिस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। आज मुझे उसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है। मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा। अभी उसके अटेंडेंट के चेहरे पे एक चिंता से भरा एक्सप्रेशन था। वो कहता है, यंग मास्टर, ये एक 2 स्टार एम्पर ग्रेड का एल्केमिस्ट है। हमें इस तरीके से ऑफेंड नहीं करना चाहिए। फैमिली ने भी पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमें एल्केमिस्ट से दुश्मनी नहीं पालनी है। अभी शिंगले के चेहरे पे एक ट्विस्टेड एक्सप्रेशन था। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर चीजें प्लान के मुताबिक चलती है तो मैं इस एल्केमिस्ट को काफी जल्दी दफना दूंगा और फैमिली अफेयर से कैसे डील करना है ये तो तुम पहले ही जानते होगे। इस पे अटेंडेंट तुरंत ही नोट करता है। हम उसे शैडो की तरह गायब होते हुए देखते हैं। फिर शॉप को देखे शिंगले के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता है, वो 3 फ्लेम फ्लावर मुझसे बच नहीं पाएगा और साथ में मेरा सोल वार्मिंग जेड और मेरे 1 मिलियन कॉइन्स मेरे पास वापस आएंगे। जहाँ तक बात रही उस एल्केमिस्ट की, उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इन जहर से भरे शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकालने के बाद हम इस बंदे को जाते हुए देखते हैं। इसे थोड़ी सी देर के बाद जियान पिल शॉप से बाहर आया था। वो देखता है कि शाम हो रही है। हम जियान को अपनी रेजिडेंट की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन चलते चलते वो लगातार सोच रहा होता है सोल वार्मिंग जेड के बारे में जिसे उसने आज हासिल किया था। भले सोल जेड उसकी स्टोरिंग के अंदर हो, लेकिन वो तभी सेंस कर पा रहा था कि ये चीज उसकी सोल एनर्जी को नरिश कर रही है। कुछ समय के जियान अपने रेजिडेंट के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे दरवाजे पे यूरू दिखाई देती है। वो पूछता है, यूरू क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? जैसे यूरू जियान को देखती है वो तुरंत ही दरवाजे को खोल के जियान को अंदर इनवाइट करती है। जियान को सही सलामत देख के यूरू को फाइनली
रिलीफ फील होती है। वो कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी देर पहले फिर से कोई मिसिंग चला गया है, इस वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जियान यूरू को कंफर्ट करते हुए बोलता है ये कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा और केयरफुल रहना होगा। वो जानता था कि यूरू क्यों चिंता कर रही है, लेकिन वो यूरू को और भी परेशान नहीं करना चाहता था। भले जियान के पास अपने मैटर्स हो, तभी वो यूरू को एक सच्चा फ्रेंड मानता था। आखिरकार दूधी कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद यूरू जियान के सबसे पहले फ्रेंड्स में से एक है। हम यूरू को अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए देखते हैं। एक पल हेजिटेट करने के बाद पूछती है तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था। यूरू के चेहरे की कंसर्न को सेंस करके जियान कहता है कुछ खास नहीं, लगता है कल मेरी सोल पावर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थे, इस वजह से सीनियर ब्रदर मोचेन मुझे पर्सन इन चार्ज के पास ले गए। अब चीजें सही हो चुकी हैं। यूरू जियान से कहती है जियान मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं पिछली रात सो नहीं पाई हूँ। सारी रात मेरी माथे का ये र्यून न जाने क्यों चमकता रहा है, इसमें से एक स्ट्रेंज एनर्जी बाहर आ रही थी। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। ये सुन के जियान यूरू को ध्यान से नोटिस करता है। फाइनली उसे यूरू के चेहरे पे डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। लगता है सच में उसे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर और हिचकिचाने के बाद यूरू एक सॉफ्ट आवाज में कहती है क्या तुम इसे ध्यान से देखना चाहोगे। इस टाइम उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। जियान कहता है ये सही नहीं है, ये र्यून तुम्हारी इनहेरिटेंस है। वो रिफ्यूज करने के लिए और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी यूरू के माथे का वो र्यून एकदम ग्लो करने लगता है। ऑफ कोर्स इसे यूरू कंट्रोल कर रही थी। इस रूम में से बाहर आने वाली लाइट को देख के जियान समझ जाता है कि उस सिचुएशन को और भी अवॉइड नहीं कर सकता। अपने शरीर को अपनी दुर्गी से ढकने के बाद जियान यूरू के रून को ध्यान से चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये रून ब्राइट मून फेरी की इनहेरिटेंस का एक हिस्सा था। भले ही जियान को इसके बारे में कुछ खास जानकारी न हो, लेकिन वो कोई भी एक्सपर्ट जो कि खुद को फेरी कह सकता है वो डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। उसका लेवल कम से कम 2 शान तक होना चाहिए। इस वजह से जियान भी काफी सतर्क होता है। जैसे यूरू के माथे के सुरून में से वो ब्राइट लाइट बाहर आती है, जियान की भौहें और सिकुड़ जाती है। वो यूरू के शरीर के अंदर एक इमेंस पावर को सेंस करता है। ऑफ कोर्स ये पावर अभी सील कंडीशन में होती है। जियान के रिएक्शन को देख के यूरू बताती है ये एनर्जी मेरे शरीर में पूरी तरीके से सील नहीं है, मेरे पास इससे कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, लेकिन जब तक मेरे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है मैं इस फुल इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। जियान क्यूरियस आवाज में पूछता है इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए तुम्हें किस लेवल तक पहुंचना होगा। ये सुन के यूरू एक कमजोर सी आवाज में कहती है मुझे कम से कम 5 स्टार 2 एम्पर तक पहुंचना होगा। वो जानती थी कि 2D रियल्म की हर एक स्टेज में कितना ज्यादा बड़ा गैप होता है। इस पे जियान उसे दिलासा देते हुए बोलता है तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे भरोसा है कि तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स 5 स्टार 2D से काफी ज्यादा आगे जाने वाली हैं। इस पे यूरू जियान को थैंक यू बोलती है। लगता है उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता है जिसे वो जियान को बताने में हिचकिचा रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस कंपटीशन में एक और बिजी होने के बाद शायद दोनों को एक साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। वो फाइनली अपनी दांती मीसने के बाद बोलती है लेकिन इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए मुझे जिस जगह पे जाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। इस वजह से जब मैं 5 स्टार 2 एम्पर तक पहुंच जाऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ वहां तक चलोगे। यूरू के इसी सिंसियर आवाज को सुन के जियान बिल्कुल इनकार नहीं कर पाता। वो कहता है बिल्कुल, लेकिन बेचारे जियान को कोई आइडिया नहीं था कि उसका डिसीजन उसके लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। जियान को हाँ करते हुए देख यूरू के मन में बलबूले फूटने लगते हैं। वो अपनी पिंकी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए बोलती है चलो हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं, अगले 100 सालों में कोई इस प्रॉमिस को तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि जियान भी काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन इस पिंकी प्रॉमिस को कंप्लीट किया जाता है। फाइनली जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई होती है। फिर जियान ने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके यूरू की बॉडी को चेक किया था, लेकिन उसे कोई भी एबनॉर्मलिटी मिलती नहीं है। वो यूरू को कुछ दिमाग को शांत करने वाली पिल्स को देते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है, लेकिन इन कुछ दिनों में तुम्हें सतर्क रहना होगा। ये कुछ नर्व सूदिंग पिल्स हैं, इन लेने के बाद तुम आज अच्छे से सो पाओगे। इस पे यूरू तुरंत ही अपने हाथ को हिला के बोलती है नहीं नहीं, इन्हें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा कीमती है। उसे छोटी बच्ची की तरह बिहेव करते हुए देख जियान भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। जियान कहता है ले लो, अभी हमारे बीच में ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं रह गई है। फाइनली यूरू इन पिल्स को लेके जियान की तरफ बाव करके बोलती है ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान है, इसे मैं भविष्य में चुकाऊंगी। जियान कहता है ठीक है। उसे नहीं लगता कि उसने यूरू के ऊपर कोई भी एहसान किया है। कुछ और देर तक बातचीत करने के बाद जब यूरू को जमाई आनी शुरू हो गई थी, जैसे अंग्रेजी में यार्निंग बोलते हैं, जियान यूरू को उसके कमरे तक पहुंचा देता है। फिर अपने कमरे में वापस लौटने के बाद जियान चीजों को चेक करके एक सोल बैरियर को बनाता है। जब उसे लगता है कि वो एकदम सेफ हो चुका है, हम जियान को अपनी स्टोरिंग में से कुछ चीजों को बाहर निकालते हुए देखते हैं। ये वही चीजें होती हैं जिन्हें उसने आज हासिल किया था। ये होती है वो बैंगनी मिट्टी, 3 फ्लेम फ्लावर्स, लिंजियन, सोल वार्मिंग जेड और वो 4 पैटर्न वाला 2D कार्ड जिसमें 10 लाख यानी कि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होते हैं। इस लिंजियन को यूज करना बहुत आसान होता है, इसे बस जियान को अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके गर्म करना था। वहीं पे अगर बात करें
करी है 3 फ्लेम फ्लावर्स की, तो इसे जियान ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए खरीदा था। ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है कि चीज ढूंढने पे भी मिलती नहीं है। फिर बिना सोचे उस 2 डी कार्ड लेंजियन और 3 फ्लेम फ्लावर को अपनी एम्पर रिंग के अंदर रख लिया जाता है। फाइनली जियान का ध्यान जाता है सोल वार्मिंग जेड की तरफ। ये पत्थर जियान की हथेली के बराबर था। इसकी उबड़ खाबड़ सतह में से एक गैलेक्सी चमक बाहर आ रही थी। ये एक तरीके की मिस्टीरियस ब्यूटी को दिखाता है। जब जियान इसके ऊपर अपने हाथ को प्लेस करता है, वो एक मिस्टीरियस पावर को अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को नरिश करते हुए फील करता है। भले उसकी रिकवरी काफी स्लो हो रही हो, लेकिन तब भी नोटिसेबल थी। इस चीज को जान के जियान काफी खुश हो गया था। सच में 2D कंटेंट जो कि एक हायर प्लेन है, वो हर तरीके की विचित्र चीजों से भरा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी हो या फिर गम ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। इससे पहले जियान कुछ ज्यादा ही खुश हो पाता, गोल्डन ड्रैगन का फिगर बाहर आता है। वो जियान से कहते हैं भले चीज काफी अच्छी हो, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। हालांकि सोल वार्मिंग जेड काफी इंप्रेसिव है। तुम्हारी अभी की सोल पावर को देखते हुए तुम इसे 5 बार इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि उसके बारी पत्थर बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। जिन लोगों की बात को सुनकर जियान काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है। वो कहता है सच में। गोल्डन ड्रैगन जियान को बताते हैं इस सोल वार्मिंग जेड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये होते हैं अपर, मिडिल और लोअर ग्रेड। ये पत्थर सोल पावर को स्टोर करता है, जिसका और लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब एक और सोल पावर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो ये चीज बाकी की और सभी पत्थरों की तरह हो जाती है। सिचुएशन को समझने के बाद जियान सोल वार्मिंग जेड को काफी ध्यान से अपनी स्टोर रिंग के अंदर रखता है। अब उसका इरादा आराम करने का था। कल उसके लिए बहुत ही जरूरी दिन है। आखिरकार 5th लेवल टैलेंट सिलेक्शन कंपटीशन जियान का इंतजार कर रहा है। जस्ट जियान सोने वाला था, तभी उसके कमरे में काले रंग की ऊर्जा आती है। ये ब्लैक एनर्जी क्लाउड गोल गोल घूम रहा था। ये ब्लैक एनर्जी क्लाउड तेजी से जियान को टारगेट करने की कोशिश करता है। तुरंत ही जिलोंग चिल्ला के बोलते हैं शाओयांजी, इस ब्लैक एनर्जी से बच के रहो। लेकिन लगता है गोल्डन ड्रैगन की वार्निंग थोड़ी सी लेट आई थी। जैसे इस ब्लैक एनर्जी और जियान के बीच में कांटेक्ट होता है, हम इस कमरे में एक बैंक की आवाज को सुन सकते हैं। इस एनर्जी ने जियान को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि खुद किसी गुब्बारे की तरह फट गई होती है और जियान इस कमरे से गायब हो जाता है। जब अगली बार जियान अपीयर होता है, उसने अपने आप को एक अंधेरी सी जगह के अंदर पाया था। जब अपने सामने का नजारा इतनी तेजी से बदलता है, जियान भी अपने आप को शॉक होने से रोक नहीं पाता। वो कहता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ। जियान बेचारा तो बस आराम करने वाला था। फिर जैसे ही गोल्डन ड्रैगन की वार्निंग उसके कानों में गई, वो अपने आप को यहाँ पे पाता है। जब जियान की नजरें चारों तरफ जाती है, वो अपने आप को एक पत्थर से बने बेड के ऊपर पाता है और चारों तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पे जियान के पास ज्यादा सरप्राइज फील करने का समय नहीं होता। हम तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच में से एक इंटेंस एनर्जी रिपल को एमिट होते हुए देखते हैं। साफ तौर पे जियान इस जगह की तहकीकात कर रहा था। वो गोल्डन ड्रैगन से ही पूछता है मास्टर ये कौन सी बला है। गोल्डन ड्रैगन एक सीरियस आवाज में कहते हैं ये जगह अंडरग्राउंड की लगती है और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग घोस्ट एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जियान भी अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि अंडरग्राउंड एरिया कई रास्तों से कनेक्टेड है। जियान के दिमाग में कई विचार चल ही रहे थे, तभी उसे अपने पीछे से एक अनजानी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है मैंने ऊपर किसी को कहते हुए सुना था कि कैप्चर होने वाले लोग काफी नहीं है। इसके जवाब में जियान को एक और आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज कहती है लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा रिस्की नहीं है, कहीं हमारी एक्शन जॉन सेंटिन के हायर अप्स की नोटिस में ना आ जाए। इसका पहली आवाज ने जवाब दिया था। वो आवाज कहती है ये हमारी परेशानी नहीं है, हमारे लिए जरूरी ये है कि हमें ट्यानजी रूम में रहने वाला कोई मिल गया है। लगता है ये व्यक्ति इसके बाद भी और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। अभी जियान के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। उसे इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती, लेकिन वो जानता था कि बाहर जाने के लिए उसे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। इस निर्णय पे आने के बाद जियान आंखें बंद करके मेडिटेट करने लगता है। तभी स्टोन चेम्बर में एक शैडोई फिगर एंटर करता है। वो कहता है काफी अजीब बात है, आखिर एक पीक 3 स्टार 2 एम्पर का एक्सपर्ट इस ट्यानजी रूम में क्या कर रहा है। हमने इससे पहले ट्यानजी रूम में जितने भी एक्सपर्ट्स को कैप्चर किया है, उन सब की स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार 2 एम्पर से ऊपर की थी। क्या ये इंसानों की गलती की वजह से है? अब तक जियान चुपचाप से लेटा हुआ होता है। भले वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा हो, लेकिन तभी वो इसकी ईरी प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा था। इसका ऑरा बहुत ही डार्क और अनसेटलिंग होता है। ये किसी भी इंसान से मिल नहीं खाता है। जियान को कहीं न कहीं ये ऑरा गोल्डन ड्रैगन के स्पिरिचुअल स्टेट की तरह लगता है। जियान मनी मन में कहता है एक गोस्ट। तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज भी जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं हाँ ये गोस्ट है। ये क्रीचर डेफिनेटली गोस्ट वर्ल्ड से बिलोंग करता है और तुम जिस ईरी ऑरे को सेंस कर पा रहे हो, अगर ये किसी की बॉडी में एंटर कर लेता है तो ये काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। अब भी जियान चाहे कितना भी शॉक फील कर रहा हो, तभी वो अपने आप को पूरी तरीके से शांत रखने की कोशिश कर रहा था। वो मनी मन में कहता है समझ गया मास्टर। सीन शिफ्ट हुआ था बाहर की तरफ। वो शैडोई फिगर किसी को ऑर्डर करता है इस इंसान को वहाँ पे ले जाओ। हम एक कोने में से कुछ ज़ॉम्बीज को बाहर आते हुए देखते हैं। इनकी
आंखों में बिल्कुल लाइफ मौजूद नहीं थी। ये जियान को उठा के और कहीं ले जाने लगता है। जब जियान को कैरी किया जा रहा था, जियान को हल्के से पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वो फाइनली एक दूसरे रूम में पहुंचा था। इस कमरे में थोड़ी सी रोशनी मौजूद थी। जियान अपनी आंखों के किनारे से इस बड़े से हॉल के बीच में एक बड़े से पूल को देखता है और यहाँ पे उसकी तरह और कई लोग पड़े होते हैं। इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, जियान की नजरें जाती हैं फिगर के ऊपर जैसे वो हाल फिलहाल मिला होता है। ये वही चाय की दुकान वाला म्यूफंग था। जियान कहता है यहाँ पे क्या कर रहा है। लगता है म्यूफंग भी जियान को सेंस कर पा रहा था। वो हल्के से अपनी उंगली फ्लिक करता है। एक हल्की सी रोशनी जियान की तरफ आगे बढ़ी थी। इसमें म्यूफंग का मेंटल मैसेज होता है। म्यूफंग कहता है काफी डेंजरस जगह है। म्यूफंग की साउंड ट्रांसमिट करने वाली इस टेक्निक को देख के जियान भी काफी इम्प्रेस हो गया था। वो भी एक सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल करके बोलता है, मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं है। आखिरी बार मुझे याद है कि मैं बेड पे लेटा हुआ था। म्यूफंग का एक और सिग्नल आता है। उस मेंटल मैसेज में म्यूफंग कहता है, चिंता मत करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हारी यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगा। उसकी आवाज काफी कॉन्फिडेंस से भरी लग रही थी। इस बार जियान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानता था कि उसे शांत रहना होगा। कुछ देर के बाद हम एक और शैडोई फिगर को इस पूल के पास आते हुए देखते हैं। वो किसी से पूछता है क्या प्रिपरेशंस खत्म हो चुकी है। एक परछाई में से आवाज आती है। ये आवाज एकदम रिस्पेक्ट से भरी हुई थी। वो आवाज कहती है, हाँ अब हमारे पास टोटल 100 कैंडिडेट्स हो चुके हैं। ये सुन के उस शैडोई फिगर की बॉडी में से एक डेंस ऑरा फैला था। वो कूल स्नॉट के साथ बोलता है, हम इस बार इन इंसानों को हमारी गोस्ट वर्ल्ड की पावर के बारे में समझ में आएगा। जियान सेंस करता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ हुडू से थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस शैडोई फिगर के जाने के बाद ये कमरा फिर से शांति से भर जाता है। म्यूफंग कहता है चलो मूव करते हैं। म्यूफंग कुछ हैंडसीज को चेंज करना शुरू करता है और जियान भी तुरंत ही खड़ा हो जाता है। म्यूफंग कहता है ये यांग 5 एलिमेंट ऑल थिंग कन्वर्ज कंसील। एक आखिरी हैंडसीज के साथ दोनों की बॉडीज एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। जियान के चेहरे पे कंफ्यूजन को देख के म्यूफंग कहता है तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ये बस टेम्परेरी है। ये सुन के जियान के मन में म्यूफंग के लिए एक नई रिस्पेक्ट जाग चुकी थी। लगता है म्यूफंग गोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर से डील करने में काफी माहिर है। अभी म्यूफंग और जियान उस कोल्ड पूल के पास जाने लगे थे। जियान कहते हैं मुझे पूल काफी अजीब लग रहा है। म्यूफंग ने कदम पीछे लिया था। उसके दोनों हाथ फिर से हैंडसीज को फॉर्म करने लगते हैं। साथ में उसके मुंह से कुछ आवाजें बाहर आने लगती हैं। अचानक से म्यूफंग की आंखों में से एक अलग ही स्तर की रोशनी बाहर आई थी। वो कहता है ये यांग 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म मैजिक आई ओपन। उसकी आंखों में से 2 लेजर बीम्स बाहर शूट हुई थी। ये सीधा उस ठंडे तालाब के अंदर चली जाती है। कुछ समय के बाद म्यूफंग के चेहरे पे सरप्राइज को फ्लेकर होते हुए देखते हैं। वो कहता है इस कोल्ड पूल के नीचे कुछ पावरफुल एग्जिस्ट करता है। अनएक्सपेक्टेडली इस तालाब की गहराइयों में एक बहुत ही इंटेंस लेवल की गोस्ट एनर्जी इकट्ठी हो रही है। हमें कॉशियस रहना होगा। वो आगे बोलता है इस कोल्ड पूल के बॉटम में कोल्ड स्प्रिंग की एक आई मौजूद है। इसे कुछ जे टेलिस्मैन का इस्तेमाल करके सील किया गया है, लेकिन लगता है कई सालों के गुजर जाने की वजह से वो टेलिस्मैन थोड़ा क्रैक हो गया है। काफी समय से वो जे टेलिस्मैन उस पावरफुल गोस्ट एक्सपर्ट को सप्रेस कर रहा था, लेकिन सील के वीक होने की वजह से अब उस गोस्ट एक्सपर्ट की शक्तियां और भी बढ़ती जा रही हैं। ये सुन के जियान की भौं से उड़ गई थी। वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल सैन की एक ट्रेस को इस ठंडे तालाब की गहराइयों में भेजता है और जैसा कि म्यूफंग ने कहा था चीजें कंफर्म हो जाती है। इस तालाब की गहराइयों में सच में एक सील मौजूद थी और उस सील के नीचे जो गोस्ट दबा हुआ था वो काफी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा रहा था। जियान सेंस करता है कि गोस्ट लगातार उस जे टेलिस्मैन जिसे हम सील भी कह सकते हैं उसके ऊपर हमला करके उसे लगातार कमजोर बना रहा है। इस आई ऑफ कोल्ड स्प्रिंग के पास एक खाली सी जगह होती है। ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो चीज कहीं गायब हो चुकी है। अब आखिर ये क्या चीज है इसके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी अपना सिस्टम काफी खराब चल रहा है। खैर तुम्हारा भाई उधार की चीजों से काम चला रहा है। ये प्रॉब्लम इस पूरे महीने लास्ट करने वाली है। इस वजह से आने वाले एपिसोड्स में काफी इरेगुलरिटी रहने वाली है। आई होप आप सभी मेरे साथ बने रहोगे। अभी तुम्हारे भाई की कुछ हेल्थ कंडीशंस भी खराब चल रही है, सो हो सकता है कुछ महीनों के बाद हमें 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़े, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि गैप कम से कम हो। अभी तक जिन लोगों ने पिछली बैटल टू द हेवंस की सीरीज को नहीं देखा है उसे डेफिनेटली चेकआउट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल गार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके मैं पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। वैसे हमारे अर्ली एक्सेस वीडियोस अभी तक चल रहे थे, लेकिन एक्चुअली में एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। कई चीजों के एक साथ गड़बड़ होने की वजह से अब ये मैं एपिसोड्स को मैनेज करने में परेशानी हो रही है। मोस्ट लाइकली इस महीने के एंड तक चीजें बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी और वो अपने एपिसोड्स को फिर से लगातार कंटिन्यू कर पाएंगे। इस बार हमने अपने सिस्टम पे काफी इन्वेस्ट किया है, सो आने वाला कंटेंट भी काफी इम्प्रूव होने वाला है। ये तो रही कुछ छोटी मोटी अपडेट्स। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।